नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल इंटरनेट पर न्यूज फीड खोलते ही अक्सर एक सुर्खी सी पढ़ने को मिलती है, नए साल की बड़ी खबर। मानो जब नया वर्ष आता है तो ये तय है कि बेचारा आपके लिए कुछ न कुछ ले ही आएगा आते आते। ये तो फर्ज है उसका। अब ये अलग बात है कि उस खबर को आप आगे नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो मूलतः पिछले वर्ष की किसी अटकल का ही विस्तार होती है, संभवतः हिट्स या व्यूज की संख्या बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा साहित्य जगत ऐसा नहीं है। इस बार नववर्ष सचमुच अपने साथ एक बड़ी खबर ले आया है, और वो है विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचनात्मक सृजन के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा। अभी तक 20 भाषाओं में कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, जीवन चरित्र, आत्मकथा, महाकाव्य और आलोचना जैसी विधाओं में पुरस्कृत कृतियों की सूची आ चुकी है। इसके अलावा 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कारों की भी घोषणा की गई है। सुनते रहिए 2022 की पहली साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। कागज पर हस्ताक्षर करते समय दिनांक दर्ज करते हुए आपके हाथ अचानक सोचने के लिए थमने लगे तो समझ जाइए नया साल लग गया है। अब दीवार पर नए कैलेंडर की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी। कब तक पुराने कैलेंडर के किसी महीने पर स्केच पेन से लिखकर काम चलाते रहेंगे। और कुछ हो न हो, नए वर्ष के आगमन के साथ कुछ मजेदार बातें जरूर जुड़ी होती हैं। याद है 31 की रात को 12 बजे मोबाइल का स्टोरेज जवाब देने लगा था। फिर सुबह उठकर उन मैसेजेस को डिलीट करने की प्रक्रिया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के साथ तो एक और ही समस्या है, नए संकल्पों की। आइए उन्हीं से सुनते हैं। नए साल पर नए संकल्प लेने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। अच्छे संकल्प लेने में अपने बाप का कुछ जाता नहीं, और एक दो दिन बेवजह अच्छा लगता रहता है, सो अलग। मजा यह है कि कोई नहीं पूछता बाद में कि यार उन संकल्पों का तुमने किया क्या, और वो कैसे पूछे। वे भी तो हर साल नए साल कर कोई संकल्प लेता है और पलटकर नहीं देखता उनकी तरफ। संकल्प सब लेते हैं, उनका करते कोई भी कुछ नहीं। दरअसल संकल्प, नए साल का संकल्प या जब भी लेते हैं, संकल्प एक मीठा धोखा है जो हम हर नए साल पर खुद को देते हैं, और नया साल भी हमें देखकर मुस्कुरा कर रह जाता है। फिर आ गए तुम, संकल्प भी लाए ही होगे, बढ़िया। नया साल मजाक उड़ाता है मेरा, और मैं उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह जाता हूँ। एक तरह की बेशर्मी आ गई है मुझ में। कभी संकोच नहीं करता कि नया साल क्या सोचता होगा मेरे बारे में। वो कायदे से नया साल यह तो पूछ ही सकता है यार कि जरा नए संकल्प लेने से पहले यह तो बता कि पिछले संकल्पों का तूने क्या किया। पर नए साल को सब पता है, और नया साल भी कौन सा नया है साहब, होता तो वही पुराना साल है। हम ही उसका हाथ मुंह धोके, कुछ नए कपड़े वपड़े पहना कर, क्रीम वगैरह पोत पात कर, थोड़ा रंग रोगन लगाकर नया बताकर पेश कर देते हैं, और वो हमारी मुरब्बत में आकर खड़ा हो जाता है। वरना तो वो हमारी रग रग पहचानता है नया काहे का। और तभी तो नया साल कहता है कि यार तू लेता तो बड़े बड़े संकल्प है, ऐसे भी संकल्प लिए हैं कि मुझे तक धोखा हो जाए कई बार, पर करता कुछ नहीं है। तो तू छोटे मोटे संकल्प क्यों नहीं लेता जिनको भूले भटके पूरा भी किया जा सके। अरे नया साल यार समझता ही नहीं कि संकल्प बड़े हों तो हमारी अकर्मण्यता को एक आड़ मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि यार संकल्प इतने बड़े थे, बताइए कोई कैसे पूरा करे, और इस बहाने का इस्तेमाल करने में मैं कौन सा खेला हूँ, सब शामिल है। मैंने नए साल से यही कहा कि ये जो तेरे चारों तरफ आतिशबाजी का धुआं है ना, उससे ज्यादा कुहासा और धुआं तो उन संकल्पों का है जो लोग तेरी महफिल में लिए जा रहे हैं। संकल्प भी बस एक तरह की आतिशबाजी है भाई साहब, और कुछ नहीं। जितनी रोशनी हो जाए, जितना शोर हो जाए, संकल्प उतना ही मजा देते हैं। तो संकल्पों की आतिशबाजी तो बड़ी ही सजानी पड़ती है भाई साहब। पूरे करो ना करो, जब भी लो बढ़िया लो, है ना। बस इन्हीं कारणों से मैं हर साल एकदम महापुरुषों जैसे संकल्प लेता हूँ, बड़े और शानदार इरादों वाले संकल्प।
ऐसे लो तो एक फ्री फंड का एक गौरव अनुभव होता है, और उसी का तो सारा मजा है। वैसे तो साल भर हम प्रतिदिन अपने ओछे संकल्पों को पूरा करने में ही इतने बिजी रहते हैं, इतने मुब्तला रहते हैं कि बड़े संकल्पों के लिए समय ही कहाँ निकल पाता है। ऐसे में यदि हम एक दिन बड़े संकल्पों को याद भी कर लेते हैं तो इस बात पर तो आपको गर्व होना चाहिए। अरे आपको ना हो, हमें तो खुद देर के लिए खुद पर बड़ा गर्व होता है कि एक बड़ा संकल्प आखिर हमारे दिमाग में आया, तो नए साल पर ही आया तो क्या हमने कभी भी संकल्प पूरा करने की कोशिश करी? हाँ, एक आध बार की है, फिर क्या होना था, वही हुआ जो संकल्पों का होता है। अपने एक आध ऐसे संकल्पों की कथा बताएं ना आप। चलिए सुनिए। देखिए, पिछले साल हमने ना मालूम किस झोंक में आकर ये संकल्प ले डाला कि हम नए साल में रिश्वत लेना छोड़ देंगे। अब देखें तो ये बहुत बढ़िया संकल्प था, क्योंकि हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे वह रिश्वत लेने के लिए रिश्वत द्वारा और रिश्वत की बनी थी। होती हैं कुछ कुर्सियां ऐसी, हमारी भी थी। हमने घोषणा की कि अब रिश्वत नहीं लेंगे, कह दिया हमने, संकल्प ले लिया। जिसने भी सुना वाह वाह का, और वाह वाह कहने के बाद हंसने भी लगा। मजाक कर रहे हो साहब? सबने ये माना, क्योंकि एक बार आदमी को रिश्वत की आदत पड़ जाए तो फिर वो केवल तनख्वाह पर जीना एक अफवाह ही है कि उसे तनख्वाह पे जीना होगा। पर साहब देखिए, मैं दृढ़ रहा, और मैं 2 दिन तक दृढ़ रहा। मैं 2 दिन तक रिश्वत नहीं ली। बताइए, ऊपर से नीचे तक हल्ला हो गया डिपार्टमेंट में, सबने मुझे घेर लिया। यार ये क्या अनर्थ कर रहे हो? विभाग के सीनियर और जूनियर सब बुरा मान गए। साहब ने तो अपने चैम्बर में बुलाकर कहा कि ये सब क्या मजाक है भाई साहब, क्यों तुम नए साल में डिपार्टमेंट का माहौल खराब कर रहे हो भाई साहब? तुम जानते हो ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। उस मछली जैसा काम क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं रिश्वत लेते? सोचो कि तालाब के दूसरे जीव क्या कहेंगे। ये तो हुआ शिकायत डिपार्टमेंट वालों की। दूसरी ओर रिश्वत लेकर काम कराने के आदी नागरिक तक मेरी शिकायत करने लगे कि साहब अच्छे खासे चल रहे डिपार्टमेंट को ये कौन सा जिद्दी आदमी है जो इस तरह बर्बाद कर रहा है? ये चल क्या रहा है? कोई इसके अकल को ठिकाने क्यों नहीं लगाता? सब नागरिक परेशान। अब तक तो उचित रिश्वत देकर सारे काम हो जाते थे, एक सुविधाजनक सिस्टम बना हुआ था, और सिस्टम को बिगाड़ने कौन आ गया? लोगों ने मेरी शिकायत लगा दी कि ये काम तो करते नहीं, कस्टमर को परेशान करते हैं, कायदा कानून बताते हैं, इनके विरुद्ध सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? और मैंने भी भाई साहब कौन सा ऐसा संकल्प लिया था, मैं तो मजे ले रहा था। मैंने संकल्प छोड़ने के उपलक्ष्य में इसी बहाने अपनी रिश्वत की रेट दुगनी कर दी, जो हर कोई सहर्ष देने को तैयार हो गया। ऐसे ही संकल्प रहते हैं हमारे। तो ऐसे ही एक साल हमने संकल्प लिया था कि हम नकल किए बिना ही पास होकर बताएंगे। संकल्प अच्छा था, पर यदि साथ में पढ़ाई का संकल्प भी हम ले लेते तब तो ये संकल्प की लाज बनती, पर वो संकल्प हमने कभी लिया नहीं। और पढ़ाई करने वाले बच्चों से तो हमारी पुश्तैनी दुश्मनी टाइप थी। तो संकल्प तो ले लिया, पर जब परीक्षा पेपर सामने आया तो अपनी ही पेंट की वो खाली चोर जेबें जो कभी नकल की पुर्जियों से ठसाठस भरी रहती थी, मुझे लानत देने लगी और हंसकर पूछने लगी कि बेटा अब क्या करोगे, बोलो। क्या अपने उस संकल्प की अटेस्टेड कॉपी अटैच करोगे कॉपी में? बोलो। सच कहें तो हम उस दिन फेल होते होते बच्चे साहब। वो तो हमारे मित्र पांडे जी जो नकल की पुर्जियां डिस्पोज करने बार बार बाथरूम आ जा रहे थे, मेरी शक्ल देखकर तरस खा बैठे और कुछ पुर्जियां मुझे पकड़ाकर उन्होंने मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दिया, वरना तो एक फालतू के संकल्प के चक्कर में तो हम फेल ही हो गए होते। तो भाई साहब नया साल फिर आ रहा है, फिर ऐसे ही बहुत से संकल्प तैयार हैं हमारे, हम भी तैयार हैं, और नया साल मुस्कुराकर देख रहा है हमें अब पर्याप्त बेशर्मी आ गई है, हम फिर बड़े संकल्प लेने वाले हैं। नए साल के पुराने संकल्प, जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य शुभम तिवारी, आकाशवाणी भोपाल। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्र प्रेम और लेखन के समागम का एक और रंग
चलते हैं लखनऊ। ए खाक हिंद तेरी अजमत। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर-ए तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जब कभी उर्दू शायरी की बात हो और चकबस्त का जिक्र ना हो, यह असंभव है। इसकी वजह भी अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। चकबस्त एक ऐसे शायर थे जिन्होंने मीर और गालिब की शेरी रवायत को और आगे बढ़ाया। जुबान में खालिस लखनवी सुगंध रखने वाले बृजनारायण चकबस्त का जन्म सरजमीन अवध के फैजाबाद शहर में 19 जनवरी 1882 को हुआ। फैजाबाद अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। इनके पिता खुद में एक बड़े शायर थे और पटना में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर पदासीन थे। जब चकबस्त सिर्फ 5 साल के थे तभी इनके पिता पंडित उदित नारायण जी का इंतकाल हो गया। अत्यंत मेधावी चकबस्त को उनकी माताजी ने उच्च शिक्षा दिलाई। बड़े भाई महाराज नारायण इनके आदर्श और प्रेरणा स्रोत थे। उन्हीं के उत्साहवर्धन से इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। चकबस्त को उर्दू से बहुत लगाव था। अपनी पढ़ाई के दौरान ही चकबस्त शायरी करने लगे और अपने साथियों के साथ शेरो शायरी की महफिलें सजाते। एक खास बात आपको बताते हैं। आमतौर पर कोई भी शायर अपने अदबी सफर का आगाज शायरी से करता है, लेकिन चकबस्त ने नज्म से शुरुआत की। लेकिन कमाल इस बात का है कि लखनवी नफासत से लबरेज कश्मीरी संस्कृति के चकबस्त ने जब शायरी की तो तत्कालीन अदीबों को इनकी प्रतिभा पर विस्मय हुआ। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने चकबस्त की नज्म के बारे में कहा, देखिए, बृजनारायण चकबस्त जी हमारी उर्दू अदब की एक अहम शख्सियत थे और वो अपनी शायरी के जरिए अपनी जो पहचान बना सके, उसमें जो देशभक्ति का जज्बा पाया जाता है उनके यहाँ नज़्मों के अंदर, और जिस तरीके से इंसान दोस्ती का पैगाम उनकी शायरी से मिलता है, वो अपनी मिसाल आप ही है। आप देखिए, उन्होंने एक सिलसिला ये भी शुरू किया था कि रामायण को मंजूम तरीके से उर्दू में लिखने का पूरी वो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जितनी भी कोशिशें हैं उसके पीछे एक फिक्री और फनी जो तफाहुर है वो उनके यहाँ दिखाई देता है, चाहे वो नज़्मों का मामला हो चाहे वो उनकी गज़लों का मामला हो, और इसी एतबार से वो हमारे शेर व अदब की एक अहम शख्सियत है। एक बानगी देखिए, हम सोचते हैं रात में तारों को देखकर, शम्मे जमीन की हैं या दाग आसमां के हैं। एक सिलसिला हवस का है इंसान की जिंदगी, इस एक मुश्ते खाक के गम दो जहां के हैं। बृजनारायण चकबस्त का अंदाज और रहन सहन खालिस लखनवी था। बातचीत में मिठास, संबंधों को निभाने में समर्पित और व्यवहार से अत्यंत विनम्र और सज्जनता के पर्याय थे चकबस्त। ऐसा नहीं कि चकबस्त सिर्फ नज्म या शायरी के लिए ही प्रसिद्ध हों, नस्र यानी गद्य में भी इनका कोई सानी नहीं था। इनकी भाषा शैली में लखनऊ की नफासत साफ साफ झलकती है और शायद यही वजह है कि इनका गद्य भी अत्यंत प्रभावोत्पादक रहता है। इनका गद्य लेखन मज़ामीन चकबस्त में संकलित है। परम देशभक्त चकबस्त सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। समाज के विभिन्न वर्गों के सामाजिक व्यवहार का वर्णन अपनी कविताओं में खूब किया है। चकबस्त की कविताओं का लुत्फ लेने के लिए आपको सुबह वतन किताब पढ़नी पड़ेगी और साथ ही गुलजारे नसीम पर भी नजर डालनी पड़ेगी। प्रखर मेधा संपन्न चकबस्त ने अपने सर्जना काल में एक नाटक भी लिखा। महिला पात्र पर आधारित कमला नाटक का मंचन भी हुआ। लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले में अपना जीवन बिताने वाले, लखनऊ विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई करके एक सफल वकील के रूप में भी अपना नाम स्थापित करने वाले बृजनारायण ने अपने पिता से ही शायरी विरासत में पाई थी। आलोचना के क्षेत्र में भी
चकबस्त ने अपना लोहा मनवाया है। सन 1905 ईस्वी में तत्कालीन विद्वान मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजारे नसीम पर कुछ आपत्तियां उठाई थीं। महज 23 साल की उम्र में चकबस्त ने उन आपत्तियों का जहानत के साथ उत्तर देना शुरू किया। उस दौर में शरर और चकबस्त की ये कलमी लड़ाई और दिलचस्प होती गई। बाद में ये विवाद मार्काए शरर चकबस्त के नाम से छप भी गया। मशहूर शायर और आलोचक मौलाना हसरत मोहानी ने इस वाद विवाद के बारे में अपने पत्र उर्दू मुअल्ला में कुछ यूं लिखा। चकबस्त की दलीलें सुनने के बाद मालूम होने लगा है कि मौलाना शरर ने मसनवी गुलजारी नसीम में जो आपत्तियां उठाई थीं वो गलत थीं, और उसके बाद उर्दू जगत में फिर किसी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। 1857 के बाद पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ गई थी। चकबस्त साहब पर भी देश के इन उतार चढ़ावों का काफी प्रभाव था। उन्होंने ऐसे दुख और निराशा के माहौल में हिंदुस्तान की अजमत के गीत गाए। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां सरदार भगत सिंह के भी दिल के बहुत करीब थीं। भगत सिंह ने अपने भाई को लिखे अपने आखिरी पत्र में लिखा था, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण कृति चकबस्त की है वो है चकबस्त रामायण। रामानंद सागर ने जब रामायण धारावाहिक का निर्माण किया तो चकबस्त रामायण को भी अपने संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया था। उर्दू कविता की मुसद्दस बहर में चकबस्त ने रामायण को रचा है, लेकिन मूल में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस भी झलकती नजर आती है। चकबस्त की शायरी के बारे में बता रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू के सरबराह प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर। जिस भारत की और अखंड भारत की तहजीब से आपका ताल्लुक है वो रिवायत डाली हुई ब्रज नारायण चकबस्त की है। जो उनकी नज़में हैं, उनकी नज़मों में जो कौमियत जहती है, जो हुब्बुल वतनी है, जो प्रेम है, भाईचारा है, अमन है, खैर सगाली है, हमारी मुश्तरका रिवायत है, हमारे यहाँ भजन की आवाज है, कीर्तन है, अजान है, सुबह की मरसिये हैं, नौहे हैं, सलाम हैं, ये सब मुश्तरका रिवायत अगर कहीं मिलती है तो ब्रज नारायण चकबस्त। इसीलिए हमारे यहाँ जो उस रिवायत के लोग हैं वो आज भी, जैसे फैजाबाद में बड़ा जमाना वहीं अनीस भी पैदा हुए और चकबस्त भी एक जमाने तक उनका सिलसिला वहां से रहा, तो वहाँ अनीस व चकबस्त लाइब्रेरी है, या बहुत सारे हमारे यहाँ अंजुमने और इदारे अनीस व चकबस्त को साथ में लेके शुमार करते हैं। तो मैं खुद लखनऊ पे जो मेरी एक नज्म है उसका मक्ता इस तरह से कहता हूँ, यहाँ पे नैयर जिसे भी ले आया बुदाना हुआ यगाना, अनीसो चकबस्त से ज़बां माला माल भी है, ये लखनऊ है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चकबस्त ने उस रवायत को बहुत मजबूती से डाला। और आज जितनी भी हम मुल्क की तरक्की की बात करेंगे, खुशहाली की बात करेंगे, या हमारी जबान और अदब में जो मुश्तरका कल्चर है उसकी पेशकश की बात करेंगे, तो जितना हम कौमी यकजहती की तरफ जाएंगे चकबस्त की रिलेवेंसी, कंटेम्परेरी रिलेवेंसी, मासिर अहमियत और मानवियत मजीद उजागर होती जाएगी। तो आज भी नई शायरी का जो लहजा है वो कहीं ना कहीं चकबस्त की शायरी से और उनकी नज़मों से मुतासिर है। चकबस्त ने जो लिखा या जो किया पूरी शिद्दत से किया, चाहे वो नज्म या कविता लेखन हो, चाहे वो शायरी या मरसिया लेखन हो, चाहे वो नाटक लिखना हो या अदालत में मुकदमे की पैरवी करना हो, वो कभी कमजोर नहीं रहे। अपनी जिंदगी के आखिरी मुकदमे की पैरवी कर रायबरेली से वापस आते वक्त उन्हें स्टेशन पर फालिज का अटैक हुआ और उनका रचना कर्म भी रुक गया। ये महान शायर 12 फरवरी 1926 को सिर्फ 44 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। यकीन मानिए, उदित नारायण चकबस्त यकीन के बेटे ब्रज नारायण चकबस्त उर्दू अदब के वो शम्स बनकर चमके जिनके सामने बाकी अदीब महज अंजुम ही नजर आते हैं।
पंडित ब्रज नारायण चकबस्त के कृतित्व पर केंद्रित लघु रूपक आपने सुना। स्वर सुरेंद्र राजेश्वरी, आलेख और प्रस्तुति सुभाष खन्ना, आकाशवाणी लखनऊ। स्वतंत्रता को बल देता है, समता न्याय का फल देता है, जिसकी बदौलत भारत देश को मिला यहाँ सम्मान है। भारत का संविधान है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को एक ग्रंथ के रूप में देखें तो इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो हमारी नई पीढ़ी, खास तौर से विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साबित होंगे। इसी बात पर मिल आते हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री और लेखक सांसद डॉक्टर नरेंद्र जाधव से। संविधान साक्षरता। नमस्कार। डॉक्टर नरेंद्र जाधव के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बात की है कि स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल से ही हमें शुरुआत कर देनी चाहिए। संविधान शिक्षा को लेकर हमें ज्यादा जागृत होना चाहिए, खासतौर से देश के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। तो उन्हीं से पूछते हैं, ये ख्याल मन में पहले से था या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था? देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद में एशिया में और अन्य जगह पर बहुत सारे देशों को स्वातंत्र्य मिल गया, उन्होंने हासिल किया। किसी भी देश में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का इतनी अच्छी नींव बनाई नहीं गई है जितनी कि हमारे देश में हुई है। एवरेज लाइफ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली 17 ईयर्स, केवल 17 वर्ष। हमारा संविधान देखिए, 70 वर्ष हो चुके, अधिकाधिक उसका सबलीकरण हो रहा है और 137 करोड़ लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है वो हमारे भारतीय संविधान ने किया है। मैं इस निष्कर्ष पर आ चुका हूं कि संविधान ये केवल विधायकों के लिए नहीं है, जूरिस्ट लोगों के लिए नहीं है, ये केवल जो विधि का अभ्यास करते हैं उनके लिए नहीं है, ये सबको मालूम होना चाहिए। Every conscientious citizen must know what are his or her fundamental rights, what are his or her fundamental duties, what are the directive principles of state policy. अगर डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फंक्शन करना है, then everybody must know the basics of Indian Constitution. और इसीलिए उसकी शिक्षा की शुरुआत ये स्कूल से ही होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 10वीं कक्षा में सारे बोर्ड्स को लीजिए, संविधान और नागरिक शास्त्र दोनों मिलके एक कंबाइंड सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, जिसके मार्क्स हर एक एडमिशन के लिए काउंट किए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए इससे बढ़कर मौका और दूसरा नहीं हो सकता। डॉक्टर जाधव, इसी बात पर मुझे ध्यान आता है कि आप खुद एक लेखक भी हैं, विविध विषयों पर आपने लिखा है। संविधान पढ़ाने की जब हम बात करते हैं, और विशेष रूप से चूंकि आकाशवाणी की पहुंच दूर दराज के गांवों तक भी है, तो मुझे उन लोगों का भी ख्याल आता है जिनको शहरी हवाएं नहीं लगी अभी। तो भाषा के लिहाज से भी हमें ये ध्यान रखना होगा, तो उसमें चुनौतियां भी आ सकती हैं कि सिंप्लीफाई करना जरूरी होगा, लेकिन ये सब कर सकते हैं। मैं आपको हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि जो भाषांतर जब करते हैं हिंदी से, तो पुराना जो तरीका था उससे अगर करते हैं तो वो बहुत संस्कृत पर आधारित होता था और बहुत कठिन जाता था। तो ये सब अभी जा रहा है, और राज्यसभा ने एक समिति बनाई है जिसका मैं खुद सदस्य हूं, और हम लोगों ने ऐसे 700 से ज्यादा शब्द प्रयोग जिनका सुलभीकरण किया है, और कुछ जगह पर तो हमने अंग्रेजी का यूज करना शुरू कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन वो हर एक भाषा में सबकी तरफ पहुंच सकता है, और मुझे ये भी महसूस होता है कि इसमें स्कूल्स के सिवा जगह जगह पर जो ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र है, आकाशवाणी है, उसका बहुत महत्व ये रखता है। और मुझे लगता है कि इसको कैंपेन की तरह, एक मुहिम की तरह हमें स्वीकार करना होगा,
और अगर ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आकाशवाणी की तरफ से अगर सारी भाषाओं में उसके लेक्चर्स अगर आयोजित किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। एक मॉडर्न अगर उससे देखें इसको, जो ऑनलाइन कोर्सेज का इनिशिएटिव हम देखते हैं आजकल, उसको आप कैसे देखते हैं? ऑनलाइन कोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने उसका कंटेंट देखा नहीं है। विधि की अपनी एक भाषा होती है, उसको पढ़ाते वक्त इलस्ट्रेशन देना बहुत जरूरी है और हर एक फंडामेंटल राइट के बारे में जो बड़ी बड़ी केसेस है उनका सुलभ रूप में नाट्य रूपांतर करके वो अगर प्रसारित करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होगा और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कुछ हद तक। जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत खास होता है क्योंकि गणतंत्र दिवस होता है हमारा। जो आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी लिखी हुई किताबों में से 2 बेस्ट बुक्स आपकी पर्सनल चॉइस। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 22 किताबें अंग्रेजी में लिखी और ये विविध विषय पर है, जैसे कि इतिहास, कायदा, एंथ्रोपोलॉजी पर लिखी है, सोशल इश्यूज पर लिखी है। जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया तब उनकी 10 किताबें अलग अलग स्टेज में इनकम्प्लीट रही। तो ये 22 किताबें जो है उसमें सबसे बेहतर किताब मेरे ख्याल से बुद्धा एंड हिज धम्म, जो कि उनके मृत्यु के बाद में प्रकाशित हो गई, ये नंबर 1 है मेरे लिए। दूसरी किताब सबसे महत्वपूर्ण है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। वो पब्लिश होते ही उसके ऊपर बहुत प्रतिक्रिया हो गई। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तो महात्मा गांधी की थी। तो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने अपने यंग इंडिया नाम का जो मैगजीन था उसमें 2 आर्टिकल्स लिखे, कड़ी आलोचना की थी। तो उसका जवाब देने वाले लेख भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा और ये सारा इकट्ठा करके उन्होंने फिर से पब्लिश कर दिया। कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। और वो जो किताब है, छोटी सी किताब है, 110 पेज की किताब है, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और वो आसानी से समझी जा सकती है और सामाजिक विषय पर है। तो मुझे लगता है कि ये 2 किताबें उनकी सर्वश्रेष्ठ किताबें हैं। आपको शुभेच्छाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकाशवाणी के लिए समय निकाला। धन्यवाद। संविधान साक्षरता पर साहित्य भारती से बात की डॉक्टर नरेंद्र जाधव ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। समय का ये पड़ाव साहित्य जगत की कुछ महान हस्तियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मिर्जा गालिब, वृंदावन लाल वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, जैनेन्द्र कुमार और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पद चिन्ह हमेशा हमारी लेखन धारा का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज याद करते हैं मलयालम लेखक और स्वाधीनता सेनानी वैकोम मोहम्मद बशीर को। महात्मा गांधी से हुई एक छोटी सी मुलाकात के बाद बशीर सत्याग्रही बन गए। अपने राष्ट्रवादी लेखन के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वाधीनता मिलने के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा। ऐसे ही थे समकालीन तमिल कवि और शिक्षाविद पेरियासामी तूरन। महात्मा गांधी और सुब्रमण्य भारती से प्रेरित तूरन ने अपने यूनिवर्सिटी जीवन के दौरान बरतानवी हुकूमत के खिलाफ अपने लेखन के माध्यम से आवाज उठाई। आप कर्नाटक संगीत के उत्कृष्ट कंपोजर भी रहे और अविस्मरणीय रचनाओं का सृजन किया। सभी विभूतियों के अतुलनीय योगदान को साहित्य भारती का नमन। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। मिलेंगे अगली पत्रिका में। नमस्कार।